नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जीवन में यात्राओं का बड़ा विशेष महत्व है और अनेक लोगों का ये कहना है कि हमारे को जो व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है वो किताबों से अधिक यात्राओं से व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। और यदि हम बात करते हैं हमारे देश में महापुरुषों की, तो भी ध्यान में आता है कि जिस भी महापुरुष ने ये मन में संकल्प लिया कि उन्हें देश और समाज के लिए काम करना है, उनके मन में सबसे पहले ये भी विचार आया है कि पहले इस राष्ट्र को, इस देश को समझना आवश्यक है। और इस देश को समझने के लिए उन्होंने देश की यात्राएं की। और यदि यात्राओं की ही बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि भगवान राम ने जब अयोध्या से श्रीलंका की यात्रा की, इस रास्ते में अनेक स्थानों पर रुके, वहां का रहन सहन उन्होंने देखा, तब जाकर उनको भी ये पता लगा कि देश में अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार का रहन सहन है, किस प्रकार से समस्त समाज के सभी वर्गों को एक लेकर इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम किया जा सकता है। भगवान कृष्ण की भी बात करें तो उनके जीवन में भी यात्राओं का बहुत बड़ा महत्व रहा। और यदि उसके आगे आकर हम बात करते हैं आदि शंकराचार्य जी की, तो उन्होंने भी जिस प्रकार से देश के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मठ उन्होंने स्थापित किए, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यात्राओं का महत्व हम समझ सकते हैं। हम बात कर सकते हैं स्वामी विवेकानंद की भी, जब उनके भी मन में ये विचार आया और उनको जो प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा के पीछे भी कहीं ना कहीं ये भाव रहा होगा कि पूरे देश की परिव्राजक के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से यात्रा की। महात्मा गांधी के जीवन को भी हम देख सकते हैं। इन तमाम महापुरुषों के जीवन से ये बात तो तय होती है कि व्यक्ति वास्तव में देश और समाज के लिए बड़ा काम तब कर पाता है जब उसके जीवन में यात्राओं की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। और इसी प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में एक यात्रा का नाम पूरे देश भर में जोर शोर से सुनने को मिल रहा है और वो नाम है सिंधु दर्शन यात्रा। जी हाँ, आज सिंधु दर्शन यात्रा और इसके महत्व पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान दिलबाग सिंह जी जसरोटिया। दिलबाग सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिलबाग सिंह जी हिमालय परिवार के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। दिलबाग सिंह जी, सबसे पहले आपसे जानकारी हम ये चाहेंगे कि ये सिंधु दर्शन यात्रा जिसकी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, वास्तव में इस सिंधु दर्शन यात्रा की शुरुआत कब हुई और किसने इसको प्रारंभ किया? ऐसे है, सिंधु दर्शन यात्रा की शुरुआत 1997 में माननीय इंद्रेश जी हैं, अखिल भारतीय अधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनके द्वारा हुई जी। जैसे ही माननीय इंद्रेश कुमार जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन के जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ देखा कि ना तो कोई ऐसे छोटा मोटा गांव सा लगता था जी। तो उनको ऐसे लगता था कि इसका विस्तार कैसे किया जाए। तो उनके मन में विचार आया, तो उन्होंने ये 1995 में ही उनका आधार बनाना चालू कर दिया था जी। तो धीरे धीरे उनके विचार से बात बनी, आगे उन्होंने बात अडवाणी जी से की, तो उन्होंने भी सहमति दी, ठीक है करनी चाहिए। तो उन्होंने फिर पहली यात्रा 1997 में प्रारंभ की। उस यात्रा में रंग भरने का काम माननीय अडवाणी जी ने, जो उस समय सरकार के उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया। दिलबाग सिंह जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि अभी तक सिंधु दर्शन यात्रा कितनी यात्राएं ऐसी हो चुकी हैं और इस वर्ष जो यात्रा होने वाली है वो यात्रा कब होगी और उसमें क्या खास बात है? ऐसे था, सिंधु दर्शन यात्राएं अभी तक 24 यात्राएं संपूर्ण कर चुका है जी। और अगले वर्ष हमारा 2021 में एक सिंधु महाकुंभ के रूप में उसको नाम दिया है। माननीय इंद्रेश जी का कहना है कि पूरे भारत के पूरे विदेश से जगह जगह कोने कोने से जो लोग आएंगे उनके लिए अपने जैसे महत्व रहता है, सिंधु नदी का बहुत महत्व है, क्योंकि वो सीधी कैलाश बाबा के चरणों से निकल के उसका उद्गम स्थल लेह लद्दाख में है। तो अपने जितने भी लोग आएंगे उस दिन 4 बार ऐसे अच्छे पड़ेंगे, जैसे 21 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 26 तारीख को, बहुत पुण्य दिन है। तो उनमें एक शाही स्नान करवाया जाए और हमारा क्या यात्रा का 25वां वर्षगांठ भी हो जाएगी और पूरे देश भर के यात्री, साधु संतगण और नागा साधु, ऐसे वरिष्ठ लोग, गणमान्य लोग, कई संस्थाएं इस यात्रा में आने से कम हमने संख्या का लगभग रखा है 15,000 से 20,000 का लगभग तय किया है कि इतने लोग आने चाहिए। तो 15,000 तो कम से कम हैं, आएंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस वर्ष जो है वो सिंधु दर्शन यात्रा का रजत जयंती वर्ष है, 25वां वर्ष है इस यात्रा का। आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि वास्तव में सिंधु दर्शन यात्रा है क्या
और किन किन क्षेत्रों से ये यात्रा जाती है? क्या है किस के दर्शन, सिंधु नदी के दर्शन होते हैं या कुछ और अन्य स्थानों के भी होते हैं? जी ऐसे है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिंधु दर्शन यात्रा जैसे देश विदेश से लोग, पहली यात्रा जो हमारी प्रारंभ होती है वो चंडीगढ़ इकट्ठे होते हैं जी। वहाँ से यात्रा बन के चलती है। जो पहले दिन वहाँ पहुँचती है ये मणिकर्ण जी, मणिकर्ण में पहुँचती है। मणिकर्ण के दर्शन करके शाम को यात्रा मनाली में विश्राम करती है और सुबह दूसरे दिन वो यात्रा वहाँ से रवाना होती है 4 बजे और 4 बजे रवाना होकर रोहतांग, केलांग, सरचू होते हुए लेह लद्दाख पहुँचती है शाम को जी। लेह लद्दाख पहुँचने के बाद वो सिंधु नदी के तट पर विश्राम स्थल जो हमने वहाँ बना रखे होते हैं उस हिसाब से वहाँ विश्राम करते हैं। और इसी तरह से दूसरी यात्रा जो हमारी है वो जम्मू से प्रारंभ होती है। जो देश भर से लोग आते हैं वो जम्मू ट्रेन द्वारा पहुँचते हैं। उसके आगे हिमालय परिवार सिंधु दर्शन यात्रा करवाता है जो कि जम्मू से प्रारंभ होकर के श्रीनगर होते हुए, सोनमर्ग होते हुए, द्रास होते हुए कारगिल में रात को विश्राम करती है। फिर उसके बाद तीसरे दिन वो यात्रा सिंधु नदी लेह लद्दाख में सिंधु मैया के तट पर पहुंचती है जी। तो ऐसे करके एक चौथी यात्रा जो हमारी है जो प्लेन द्वारा वायुयान से दिल्ली से प्रारंभ होती है जी। पूरे देश भर से लोग दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली से वो यात्रा प्रारंभ होती है वायुयान से, वहाँ लेह लद्दाख पहुँचते हैं। एक दिन उनको रेस्ट कराया जाता है ताकि वहाँ के वातावरण के हिसाब से। फिर दूसरे दिन जो सिंधु नदी तट पे सारे यात्री एक स्थान पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ ध्यान, स्नान, पूजन ये सब इस तरह का कार्यक्रम होता है। और वहाँ पे बहराना, एक जो सिंधी समाज की तरफ से बहराना पूजन होता है वो विशेष पूजन होता है वहाँ पे। और एक बुद्धिस्ट लोगों द्वारा एक हवन पूजन पाठ होता है बुद्धिस्ट लोगों द्वारा, वो बहुत आनंददायक होता है। फिर ये उसके बाद हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो राष्ट्र हित के लिए और एक वहाँ के जो लेह लद्दाख की जो सभ्यता है उसके बारे में मंचीय भाषण होते हैं जी। उस वहाँ की सभ्यता के बारे में बताया जाता है और वहाँ के जितने भी पर्यटन स्थल है उनके बारे में बताया जाता है जी। वहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं जैसे हमारा एक मैग्नेट हिल है, चुंबक की पहाड़ी है, उसके बारे में बताया जाता है। पत्थर साहिब गुरुद्वारा है उसके बारे में बताया जाता है। फिर लक्ष्मी मंदिर है उसके बारे में बताया जाता है। फिर ऐसे करके खरदुंगला एक पहाड़ी है 18,700 फीट की ऊंचाई पर, जो विश्व की सबसे ऊंची डामर रोड जाती है वहाँ तक। वहाँ बर्फ बहुत आनंददायक, बहुत यात्रीगण सारे आनंद लेते हैं बर्फ का जी। और तीसरे दिन हमारी यात्रा जो है वो एक जितने भी रमणीक स्थल हैं उनमें एक भ्रमण का कार्यक्रम रहता है। उसी भ्रमण के साथ साथ एक चीन बॉर्डर पे पेंगोंग लेक है जो आदि चाइना में है और आदि इंडिया में है। उसका भ्रमण करने के लिए सारे यात्री जाते हैं। एक बहुत मनमोहक एक दृश्य रहता है वहाँ पे जी। तो इस तरह से ये तीसरे दिन की यात्रा होती है। और चौथे दिन एक वहाँ के लद्दाखियों द्वारा और देश के कोने कोने से आए हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले जो रहते हैं युवा जी, उन द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। लद्दाखियों द्वारा एक विदाई समारोह कार्यक्रम किया जाता है। अच्छा। विदाई समारोह जो जितने देश भर से लोग आए होते हैं उनकी सम्मान करते हैं, उनका विदाई करते हैं कि अगले वर्ष फिर इसी तरह से आना जी। इस तरह से हमारे 4 दिन बाद यात्रा समाप्त होती है। 5वें दिन सुबह यात्रा अपने अपने घरों को प्रस्थान करती है। और उसमें एक विशेष बता दूं आपको जी। जो यात्रा हमारी कुल्लू मनाली, चंडीगढ़ कुल्लू मनाली से होकर के लद्दाख पहुंचती है वो तो यात्रा हमारी वापस जाएगी कुल्लू मनाली से होकर के, अच्छा। जम्मू से होकर पूरा कश्मीर घूमते हुए जाएंगे जी। और उसके बाद जो जम्मू से होकर यात्रा आती है वो यात्रा लेह लद्दाख से रवाना होगी और सरचू जम्मू केलांग जम्मू होकर के वापस चंडीगढ़ समाप्त होती है। इस तरह से ये यात्रा हमारी दोनों जगह समाप्त होती है। और तीसरी यात्रा बाई एयर से दिल्ली समाप्त होती है। फिर अपने अपने घरों की लोग प्रस्थान करते हैं। इस तरह से यात्रा भी। तो इस प्रकार से दिलबाग सिंह जी ने बताया कि वास्तव में अलग अलग स्थानों से वो यात्रा प्रारंभ होकर किस प्रकार से अपने गंतव्य तक पहुंचती है। लेकिन इसमें बहुत ही रोचक बात यह है कि अलग अलग क्षेत्रों की जो वहाँ की
हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, लेह लद्दाख का क्षेत्र है, सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से परिचय करवाती है ये यात्रा। और पूरे देश भर से, अलग अलग क्षेत्रों से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के अलग अलग लोग इस यात्रा में जाते हैं और वहाँ जाकर सिंधु दर्शन यात्रा के माध्यम से उस क्षेत्र का जिस प्रकार से भौगोलिक रूप से तो वो देखते ही हैं, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी वहाँ की सभ्यता और संस्कृति की भी जानकारी मिलती है। जिस प्रकार से इस चर्चा में विषय आया पेंगोंग लेक का, झील का, वो भी पिछले दिनों चर्चा में रही, हमारे दर्शकों को वो भी जानकारी होगी। आपसे जानकारी ये चाहेंगे दिलबाग सिंह जी कि इस यात्रा के बाद में आपका जो संगठन है, आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं हिमालय परिवार के, आपके इस संगठन का अगला बड़ा कदम क्या कुछ होने वाला है? ऐसे है जी, जितने भी सिंधु दर्शन यात्री आते हैं, सिंधु दर्शन यात्रियों और व अन्य लोगों के सहयोग से हमने एक सिंधु भवन बनाया है जी, सिंधु नदी के किनारे, जो लेह लद्दाख का सबसे बड़ा भवन है। उसमें सैकड़ों यात्री रुक सकते हैं और रुकते भी हैं। तो ऐसे ही हमारा आगे का ये योजना है, हमारे माननीय इंद्रेश जी द्वारा योजना बनाई गई है कि अपन एक क्यों ना सर्वधर्म समाज का मंदिर बनाए वहाँ पे। सर्वधर्म समाज का मंदिर बनेगा और एक साथ में एक संग्रहालय बनेगा। उस संग्रहालय में लेह लद्दाख और सिंधु सभ्यता की सारी चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें हैं, उनको वहाँ लोगों के दर्शनार्थ रखा जाएगा, ताकि लोगों के ज्ञानवर्धक हो। जितने भी देश विदेश से आने वाले यात्री हैं, टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनको वो उस चीज़ को देखें तो उनको एक अच्छा फील महसूस हो, अच्छा ज्ञानवर्धक हो उनका, इस तरह से। तो इस प्रकार से वहाँ एक सर्व समाज के लिए मंदिर भी बनाया जा रहा है। वास्तव में बहुत ही अच्छी पहल हम उसको कह सकते हैं। सर्व समाज की जहाँ बात आती है तो वहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और इस दिशा में भी यदि इस यात्रा के साथ में काम होता है तो हम कह सकते हैं सोने में सुहागा वाली बात वो रहेगी। वास्तव में बहुत ही अच्छा काम इस यात्रा के साथ साथ हिमालय परिवार और भी कर रहा है। ऐसी जानकारियाँ दिलबाग सिंह जी के माध्यम से हमारे दर्शकों तक भी पहुँच रही हैं। आपसे जानकारी दिलबाग सिंह जी ये चाहेंगे कि जब से ये यात्रा शुरू हुई, 24-25 वर्ष इस यात्रा को हो गए, सिंधु दर्शन यात्रा से लेह लद्दाख जहां सामान्यतः ये यात्रा जाती है और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, वहां किस प्रकार का क्या कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है? आप भी अनेक वर्षों से लगातार इस यात्रा में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोई सामाजिक परिवर्तन किसी प्रकार का आपको वहां देखने को मिल रहा है इस यात्रा के बाद में? जी, सिंधु दर्शन यात्रा से हिमालय परिवार द्वारा एक सिंधु भवन जो बनाया गया है जी, और वहाँ डामर रोड बन रही है, जहाँ पैदल आदमी नहीं पहुँच पाता था, वहाँ डामर रोड बन रही हैं और घरों घरों गांव-गांव तक बिजली पहुँच रही है, मीठा पीने का पानी पहुँच रहा है। और ऐसे ही सेम कश्मीर में बहुत विकास हो रहे हैं। अब जब 6 साल में इतने विकास हो रहे हैं कि वहाँ की जनता इतनी खुश है, वो सरकार का धन्यवाद दे रही है कि हम तो इस सरकार, ऐसी सरकार तो हमने देखी पहली बार है। इतना विकास हो रहा है वहाँ पे। देखो, आप देख लो, वहाँ पे ये पत्थर बाज जो पत्थर मारते थे वो समाप्त हो गए, वो पता ही नहीं कहाँ चले गए। और जैसे आतंकवाद था, वो आतंकवाद खत्म हो गया। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो अपना पर्यटक बढ़ रहा है, शिक्षा का सुधार हो रहा है, बहुत ज़्यादा शिक्षा का सुधार हो रहा है। फिर खेती का सुधार हो रहा है। लेह लद्दाख में कोई खेती नहीं होती थी, वहाँ के लोग अपनी सब्जियां बीज रहे हैं, वो खेती भी कर रहे हैं। अब धीरे धीरे पेड़ भी लगाना चालू कर दिए। वहाँ कोई पेड़ नहीं होता था, वहाँ पेड़ अब देखो तो हरियाली दिखेगी आपको, पहले कोई हरियाली नहीं होती थी वहाँ पे। तो इस सब विकास को देख करके जो आसपास के मुल्क हैं जो वो परेशान हो रहे हैं कि ये क्या, अब हमारी जो वो षड्यंत्र रचते थे, वो उनके षड्यंत्र कामयाब नहीं। कितने वर्षों से आप जा रहे हैं इस यात्रा? मैं 2006 से जा रहा हूँ जी। 2006 बीच में एक साल में 2014 में नहीं जा पाया था, तो मेरा कोई कारण से। तो लगभग 14-15 वर्षों से दिलबाग सिंह जी भी इस यात्रा में जा रहे हैं और इनका कहना है कि पिछले 14-15 वर्षों में इन्होंने भी जो वो परिवर्तन देखे हैं सामाजिक तौर पर, लेकिन उन परिवर्तनों में दिलबाग सिंह जी का ये कहना है कि पिछले 5-6 वर्षों में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। इनका स्पष्ट रूप से ये
भी कहना है कि जो एक समय में कश्मीर घाटी में पत्थरबाज दिखाई देते थे, आज वो गायब हो गए। उसके पीछे केंद्र सरकार की भी योजनाएं रही होंगी और कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी उठाए गए बहुत से कदम जो है वो भी उसके लिए कह सकते हैं कि उनका भी बहुत बड़ा एक प्रभाव रहा होगा। दिलबाग सिंह जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से हिमालय परिवार, जिसके आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उसकी ओर से इस यात्रा का आयोजन होता है, हमारे दर्शकों तक हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि वास्तव में हिमालय परिवार है क्या? हिमालय के आसपास का ही क्षेत्र है या और बड़ा क्षेत्र उसमें मानते हैं? और उस हिमालय परिवार के क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं? क्या तमिलनाडु में रहने वाला व्यक्ति भी उस हिमालय परिवार का सदस्य हो सकता है? जी जरूर हो सकता है। ऐसे है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो यही सवाल उठता है कि हिमालय परिवार का यहाँ क्या लेना देना जी। कि हिमालय वालों की बात है तो हमारा क्या है, यहाँ राजस्थान में बाड़मेर में कोई हिमालय परिवार की बात करेगा तो कैसे मानेंगे जी। तो ऐसा नहीं है। हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, हिमालय और हिमालय की गोद कन्याकुमारी तक है जी। और वो जितने भी गोद में लोग रहते हैं वो सब हिमालय परिवार है। हिमालय की संस्कृति भारतीय संस्कृति है जी। अगर हिमालय है तो हम जिंदा हैं, अगर हिमालय नहीं है तो हम नहीं हैं, ऐसे समझ लेना चाहिए। क्योंकि हिमालय से ही बरसात होती है, हिमालय से भी स्वच्छ वायु मिलती है, हिमालय से जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, हर एक चीज़ हिमालय से आती है। यहाँ तक कि हमारे जो देवी देवता हैं वो भी हिमालय में ही उन्होंने तपस्याएं करी हैं, हिमालय ही पसंद है। हमारे जो शिव जी भगवान हैं, हमारे जो सृष्टि के रचयिता हैं, वो इतने सबसे ऊंचे हिमालय कैलाश मानसरोवर पर्वत पे तपस्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के। मैं हिमालय कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आया हूँ, मैं साक्षात महसूस करता हूँ कि वास्तव में साक्षात भगवान है वो। इतना आनंद आता है वहाँ जा करके, ऐसे मन करता है कि आए नहीं हम यहाँ से, यहीं रहें जी। इतना आनंद आता है वहाँ। आपके संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? लक्ष्य हमारा ऐसे है कि हमारे भारत से आतंकवाद, माओवाद, भ्रष्टाचार जी, ये सारी चीज़ें समाप्त हों और एक भाईचारा बढ़े जी। और हमारे उद्देश्य ये है कि जैसे पूरे देश भर से जात पात और ये मजहबवाद, इस तरह की चीज़ें ये सब खत्म करके भाईचारा बढ़े और देश उसके विश्व गुरु की तरफ बढ़े जी। ऐसे जैसे मान लो कि हम प्रकृति की तरफ देखें तो कोई प्रकृति की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो हमारे जो पर्यावरण है, अब हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो पर्यावरण कैसे सुधार होगा? हम तो प्रदूषण और ये इस तरह की चीज़ें चला के पूरा पृथ्वी को इतना भ्रष्टाचार कर दिया हमने सब तरह से। तो अपनी प्रकृति अगर साफ सुथरी नहीं रहेगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? आगे आने वाली पीढ़ियां हमारी कैसे जिंदा रहेंगी? तो मेरा तो देशवासियों से ये आह्वान है कि 130 करोड़ देशवासी हर वर्ष अपना जन्म दिवस मनाते होंगे, तो अपने जन्म दिवस से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। ये पेड़ लगाना जैसे अपने बच्चे का परवरिश करना, उसी तरह से परवरिश करें। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि हिमालय परिवार केवल ये सिंधु दर्शन यात्रा का ही आयोजन नहीं करता, अपितु सामाजिक सरोकार के जितने भी विषय हैं, वो चाहे पर्यावरण को लेकर हो चाहे अन्य विषय हो, उन सब विषयों में भी हिमालय परिवार की सक्रियता रहती है। और एक बात ये और दिलबाग सिंह जी ने स्पष्ट की कि हिमालय परिवार का मतलब केवल ये नहीं है कि हिमालय के आसपास का ही क्षेत्र हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, जिसे इन्होंने हिमालय की गोद कहा है, वहाँ तक के सारे लोग हिमालय परिवार के सदस्य हैं। एक उदात्त विचार इस संगठन के माध्यम से, इस संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से भी हमारी जानकारी में आ रहा है। आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि जब से ये यात्रा शुरू हुई, सिंधु दर्शन यात्रा शुरू हुई, तो खासतौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस क्षेत्र में ये यात्रा होती है उससे आगे लगता हुआ क्षेत्र चीन से मिलता जुलता रहता है, और चीन और पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं वे किसी से छिपी हुई नहीं हैं। 25 वर्ष लगभग इस यात्रा को हो गए हैं। क्या लगता है जो पड़ोसी देश हैं उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है इस यात्रा को लेकर? जी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हमारे माननीय इंद्रेश कुमार जी जो अखिल भारतीय अधिकारी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के, वो 18 वर्ष जम्मू कश्मीर के प्रांत प्रचारक रहे हैं। उन्होंने इतना काम किया है कि वो सारे काम अब सिरे चढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब जैसे आप देख लो धारा 370 का हट जाना जी, और लेह लद्दाख में
टेरिटरी केंद्र सरकार शासित देश बनना जी। तो इस तरह के, और अभी हमारा चल रहा है कि हो सकता है भगवान चाहे, हम सब भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि पीओके जल्दी भारत का तो है ही है वो जी। पर उसका कब्जा खाली हो जाए जी। तो अभी ये जो जितने विकास कार्य हो रहे हैं वहाँ पे, अब जैसे आतंकवादी खत्म हो रहे हैं, पत्थरबाज खत्म हो रहे हैं जी। इस तरह से जगह जगह कार्य देश के हित के लिए विकास कार्य हो रहे हैं। तो देश, पड़ोसी देश ये देख करके परेशान है कि अब हम करें क्या। वो उनको जलन हो गई है, जल रहे हैं वो जी। और नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं रोज। अब वो षड्यंत्र इस तरह से रच रहे हैं कि अब उनको दिख नहीं रहा कि करना क्या है। वो जाना, जैसे आपने जाना तो गेट की तरफ है तो वो दीवार में ही सिर मार रहे हैं, इस तरह का हो गया उनका हाल। तो ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पूरे देश भर से लोग सिंधु दर्शन यात्रा के माध्यम से लेह लद्दाख में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर लोग जा रहे हैं, उसके कारण चीन में भी एक प्रकार की बौखलाहट, एक प्रकार की हड़बड़ाहट देखने को मिल रही है। क्योंकि चीन का जिस प्रकार से विस्तारवादी रवैया रहा है, जिस प्रकार से धीरे धीरे वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं लगाम कसी गई है। और सिंधु दर्शन यात्रा के माध्यम से जैसे जैसे पूरे देश के लोग वहां तक पहुंचते हैं तो एक एकात्मता का भाव भी देशवासियों में आता है। आपसे जानकारी दिलबाग सिंह जी ये भी चाहेंगे कि हिमालय परिवार केवल सिंधु दर्शन यात्रा ही करवाता है अथवा कुछ और यात्राएं भी आपके संगठन के माध्यम से होती हैं, कोई शहीदों के स्थानों की या और कोई अन्य यात्राएं कुछ और? जी जी जी, हिमालय परिवार के द्वारा एक हमने कुछ 10-12 वर्ष पहले परशुराम कुंड की यात्रा चालू करी थी जी। जो कि अब यात्रा, अब हम जाते हैं यात्रा में, अब यात्री इतने हो जाते हैं। वो यात्रा पहले कोई नहीं जाता था उस यात्रा में, परशुराम कुंड की यात्रा जी। जो डिब्रूगढ़ में है, जो एक वो बड़ी नदी आती है वहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी, उसके किनारे है परशुराम कुंड बना हुआ है। हम उसमें यात्रा में, मैं 2-3 बार गया हूँ उसमें, यात्रा में स्नान करके आए हम। उसमें कुछ जो जितने भी आप पाप करते हो, पूरे कुछ भी करते हो आप पाप जैसे, वो आप उसका कहना है कि वहाँ स्नान करने से वो पाप कट जाते हैं, पुण्य मिलता है। तो हमने पूरे देश विदेश से इतना प्रचार करा कि वो यात्रा इतनी बढ़ गई। तो हमारे को परशुराम कुंड की यात्रा होती है। हाँ जी, उसके अलावा और भी कोई? उसके बाद ये एक यात्रा और होती है तवांग डिस्ट्रिक्ट, तवांग में जो चीन बॉर्डर पे है, उसको भी चीन हथियाने की सोचता है कि तवांग क्षेत्र हमारा है। तो ये भी राष्ट्र हित की यात्रा हमने चालू करी है, जो तवांग बॉर्डर पे जाके हम झंडा फहरा के आते हैं जी। हर साल दिसंबर में यात्रा, नवंबर-दिसंबर में यात्रा चालू होती है। ठीक है। तो ये भी 3-4 दिन की यात्रा है, 4-5 दिन की यात्रा है। ऐसे ही एक यात्रा हमने अंडमान निकोबार की है, जहाँ में जितने हमारे क्रांतिकारी हुए हैं उनके जो स्थल हैं वहाँ पे वो देखने को मिलते हैं, और रोमांचिक स्थल हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जितने भी क्रांतिकारी हैं उन सब चीज़ों को वहाँ। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हिमालय परिवार सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन तो करता ही है, इसके अलावा तवांग में यात्रा करवाते हैं, परशुराम कुंड की यात्रा है, और अंडमान निकोबार में जहाँ की सेल्यूलर जेल को हम कह सकते हैं कि आज हमारे लिए वो राष्ट्रीय तीर्थ से कम नहीं है। जिस प्रकार से वीर विनायक दामोदर सावरकर ने उस जगह अपना समय बिताया, किस प्रकार से नाखूनों से दीवारों को काट काट कर उन्होंने हम सबको प्रेरणा देने वाली कविताएं लिखी, अनेक पुस्तकों की रचना हुई। ऐसे अनेक हम कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानियों ने जहां अपना समय बिताया, ब्रिटिश यातनाओं को जिन्होंने सहा, ऐसे स्थानों की भी यात्रा करवा के हिमालय परिवार के लोग जो है, हिमालय परिवार के पदाधिकारी एक देशभक्ति का भाव जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा प्रयास, इनका जो प्रयास है वो अभिनंदनीय है। आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि जिस प्रकार से पिछले 14-15 वर्षों से आप निरंतर सिंधु दर्शन यात्रा भी कर रहे हैं और अन्य यात्राएं भी आप कर रहे हैं, किस प्रकार का क्या अनुभव आता है, क्या लगता है किस प्रकार से ये यात्राएं राष्ट्र हित में उपयोगी हैं? बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं जी। जैसे अभी हमने, एक बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी बाई रोड लेह लद्दाख से कैलाश बाबा की यात्रा, अगर ये चीन हमारी हथियाई हुई जमीन को वापस कर देता है, वो करेगा ही, करनी पड़ेगी उसको, हमारी सरकार सक्षम है उसको वापस लेने में। तो लेह लद्दाख जो यात्री लेह लद्दाख की यात्रा करने जाएगा, वो कैलाश बाबा की अपनी गाड़ी से यात्रा करके सेम दूसरे दिन वापस आ जाएगा। अच्छा, इतना ऐसे ही हमारी पीओके में जो जमीन है हथियार रखी है,
तो वो भी वापस खाली करने वाले हैं, हो जाएगी, जल्दी खाली हो जाएगी। तो उसमें एक हमारी शक्तिपीठ है शारदा माता, उसकी यात्रा भी हम बाई रोड अपने आराम से कर सकते हैं। ये यात्रा भी हिमालय परिवार के उसमें है। अच्छा। ये चालू करने की है। ऐसे ही करके अभी हमारे तो जो सरकार, पहले सरकारें जितनी रही हैं उन सरकारों ने तो संकल्प लिए हुए हैं कि 14 नवंबर 1962 को संकल्प लिया था दोनों सदनों के सांसदों ने, और 22 फरवरी 1994 को भी संकल्प लिया था दोनों सदनों के सांसदों ने कि 1-1 इंच भूमि वापस लेंगे। बिल्कुल। तो ना कहाँ कर रहे हैं, वो तो हिमालय परिवार ये काम करता है कि जनता को जागरूक और संगठित करता है, धरने प्रदर्शन करके और हस्ताक्षर अभियान करा करके कि जगह जगह हस्ताक्षर कराते हैं और आवाज पहुंचाते हैं सांसदों तक, ताकि इस जमीन, जो हथियाई हुई जमीन है, ये कब वापस लोगे। ये भी हिमालय परिवार का बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है हिमालय पर। बहुत संक्षेप में आपसे जानकारी चाहेंगे, आपके अनुभव किस प्रकार के रहे इन यात्राओं को लेकर, क्या कुछ आपको देखने को सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। हम तो पहले जानते नहीं थे कि यात्राओं से भी ऐसे कुछ होता है। ये तो माननीय इंद्रेश जी का, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमने माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में इतना कुछ सीखा है। अभी यात्रा में अब बता दूं आपको, अभी 2009 की बात है, तो हम सिंधु दर्शन यात्रा में थे, तो वहाँ पूजनीय सरसंघ चालक जी हैं अभी मोहन भागवत जी, वो भी पधारे हुए थे यात्रा में। ऐसे कई गणमान्य लोग पधारे हुए थे। वहाँ सबसे मिलना जुलना होता है, भाईचारा बढ़ता है। ऐसे कई वहाँ कोई भेदभाव, जात पात का कोई भेदभाव नहीं रहता, सारे एक साथ लंगर में खाते हैं। जैसे एक दिन सामूहिक भोजन रहता है, ये दूसरे दिन जिस दिन विदाई होती है उस दिन भी सामूहिक भोजन रहता है, सभी बना रहे हैं और सभी खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो ये एक भाईचारा है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वास्तव में इन यात्राओं में दिलबाग सिंह जी जसरोटिया ने भी जो अनुभव इन्होंने किया वो एक अद्भुत अनुभव है, और जिस बात को लेकर हमारे अनेक महापुरुषों ने काम किया है, सामाजिक समरसता, जाति पाति का भेदभाव समाप्त हो, इस प्रकार के भी जो काम हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि वास्तव में राष्ट्र सशक्त होता है। सामाजिक समरसता यदि बनती है, जाति पाति का भेद समाप्त होता है, छुआछूत, अस्पृश्यता ये समाप्त होते हैं, तो राष्ट्र निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। और इन सब बातों में जो ये यात्राएं हिमालय परिवार के माध्यम से हो रही हैं, उन यात्राओं के माध्यम से भी सामाजिक समरसता बढ़ रही है। ये भी विषय हमारी इस चर्चा में निकल कर आया है। एक सामूहिक जीवन जीने का किस प्रकार का तरीका होता है वो भी ये यात्राएं सिखाती हैं। और जैसे कि हमने चर्चा के प्रारंभ में कहा था कि किताबी ज्ञान को व्यावहारिक रूप से धरातल पर किस प्रकार का ज्ञान है वो देने का काम ये यात्राएं करती हैं। सिंधु दर्शन यात्रा और इसके महत्व पर आपने दिलबाग सिंह जी हमारे स्टूडियो में आके बहुत सार्थक चर्चा की, बहुत आपने नई नई जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।